Assalamu alaikum students, welcome to the platform of Elite College of Health Sciences Multan. As you know that we have completed our chapter number 1 of anatomy. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में भी आप लोग MCQs के हवाले से क्वेश्चंस करते थे कि MCQs किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो थोड़े से मैंने आप लोगों के लिए MCQs बना दिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो मैं इसको जो है ना डिस्कस भी करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को फिर वही बात कहूँगी स्टूडेंट्स कि आप ये MCQs अपने पास नोट डाउन कर लेंगे रजिस्टर्स में, ताकि जब टेस्ट आपके सामने आएगा, फिज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, तो फिर ये है कि आप लोगों के पास नोट्स बने हुए होंगे। एक बार आप लोगों को अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, तो याद करना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी का हमने पढ़ा था, तो उसमें जो है वो इंट्रोडक्शन था सारा एनाटॉमी का। एनाटॉमी की हमने डेफिनेशंस को स्टडी किया था। उसके बाद हमने एनाटॉमी की ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था 1 बाय 1। थोड़ा सा हमने इम्पोर्टेंस देख ली थी एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी कहाँ कहाँ जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट MCQs है रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1, वो है हमारे पास वर्ड एनाटॉमी इज़ अ डैश टर्म। कि जो एनाटॉमी का लफ्ज़ है ये कौन सी ज़बान से निकला है, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आप लोगों के सामने जो भी वर्ड आएगा उसको आपने स्प्लिट कर लेना है, यानी उसको आप कह लें कि डिवाइड करके 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में उसका मतलब ज़रूर समझना है। तो एनाटॉमी के बारे में हमने कहा था कि ये जो है वो एक ग्रीक टर्म होती है जिसको 2 वर्ड्स में डिवाइड हम करते हैं, कौन सा, एना और टोमी। तो वर्ड एनाटॉमी इज़ अ डैश टर्म, सिंपल सा आपका MCQs है। लैटिन, ग्रीक, इटालियन या रशियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ग्रीक। एनाटॉमी जो है वो कौन सी टर्म है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज है इसकी। नेक्स्ट MCQs है एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स एनाटॉमी का जब भी नाम आप लोगों के जहन में आता है, फ़ौरन से बेशतर जो अगला ख्याल आता है वो स्ट्रक्चर्स का आता है। हमने यही डिस्कस किया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है कि एनाटॉमी में हम ऑर्गन्स का, टिश्यू का क्या स्टडी कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, कि वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन को स्टडी करते हैं कि अगर ये ऑर्गन है, ये टिश्यू है, तो इसका फंक्शन क्या है, तो वो हो जाती है फिजियोलॉजी। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनाटॉमी। तो यहाँ पर हमने हमारा MCQ जो है उसमें ऑप्शंस है फंक्शन, B ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, C है केमिस्ट्री एंड D है स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर विल बी योर राइट आंसर। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन D। नेक्स्ट इज डैश इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो स्टूडेंट्स ये वाला MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप लोगों के समझे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें NTS में, वहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि डैश इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। कौन सी जो ब्रांच है इनमें से वो ह्यूमन एनाटॉमी की नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ग्रॉस एनाटॉमी, B ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, C ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑप्शन D है हिस्टोपैथोलॉजी। तो 1 बाय 1 अगर हम देखें, ग्रॉस एनाटॉमी हमने क्या स्टडी किया था कि ग्रॉस एनाटॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी
that deals with the study of those structures of the body that can be distinguished with naked eye. तो ग्रॉस एनाटॉमी तो ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी की ना, क्योंकि जिसमें हम वो वाले स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं वो वाले स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं बॉडी के, जो आम आँख से नज़र आ जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, ग्रॉस एनाटॉमी तो टाइप है ह्यूमन एनाटॉमी की। दूसरी है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के बारे में भी हमें अच्छे से पता है कि हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। यू कैन से हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कि उसमें हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये भी ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी में हमने कहा था कि इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट की, फीटस की डेवलपमेंट की। ठीक है, तो अब ये तीनों तो हो गई ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, क्योंकि ये तीनों हमने डिस्कस भी की थी ना, यही तो मेन ब्रांचेस थी एनाटॉमी के हमारे पास। अब क्या रह गया हमारे पास, हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है इसमें ये होता है कि अब पैथोलॉजी बेसिकली डिजीज़ से रेलेवेंट है, कि अगर किसी भी आप कह लो डिजीज़ का, बीमारी का टिश्यू के स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो होगा हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोपैथोलॉजी इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शंस, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये ब्रांचेस हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ फीटस। इनमें से कौन सी ब्रांच है एनाटॉमी की जो डील करती है स्टडी ऑफ फीटस के साथ? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी या फिर सरफेस एनाटॉमी। तो कंफ्यूज आप बिल्कुल भी आप लोग नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये तो हम अगेन एंड अगेन डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं फीटस को, फीटस की डेवलपमेंट को, कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी स्टडी को हम कहाँ पर कर रहे होते हैं, कौन सी ब्रांच में कर रहे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, इट विल बी द योर राइट आंसर। अच्छा, अगर यहाँ पर डेवलपमेंटल एनाटॉमी होता तो वो भी हमारा ठीक ऑप्शन था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी ब्रांच के दो नाम हैं तो आपने उनको भी जहन में रखना है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को, तो हमारे पास ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ फीटस। ग्रॉस एनाटॉमी भी क्रॉस, हिस्टोलॉजी भी क्रॉस, सरफेस एनाटॉमी भी क्रॉस। तो हम किसके साथ जाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी के साथ। एम्ब्रियोलॉजी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज, ग्रॉस एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम इसका? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, या इसका दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, या फिर एम्ब्रियोलॉजी है, या नन ऑफ दीज। तो ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज डैश एनाटॉमी। तो स्टूडेंट्स, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रॉस एनाटॉमी में हम उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जो आम आँख से नज़र आ जाते हैं। हमें उसको स्टडी करने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप या लेंस की ज़रूरत पेश नहीं आती। यही वजह है कि ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का नाम भी दिया जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजिक तो बिल्कुल ही गलत है, एम्ब्रियोलॉजी का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। और अगला है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो हम लगा ही नहीं सकते, जबकि ऑप्शन में मैक्रोस्कोपिक मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन विल बी मैक्रोस्कोपिक। ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 6 MCQs, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज।
तो हाँ जी, यहाँ ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो उसका जो है वो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? हिस्टोलॉजी, अगला है एम्ब्रियोलॉजी, अगला है हमारे पास बोथ ए एंड बी, एंड सी है नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए बोथ ए एंड बी भी आ जाते हैं, लेकिन हमको जब अपने आपके लिए सब्जेक्ट पर ग्रिप होगी तो हम इन ये जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज का ऑप्शन आ जाता है, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यस, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम और क्या कह देते हैं? हिस्टोलॉजी, क्योंकि इसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन एनाटॉमिकल रीजन्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी को जो है वो हमने कितने मेन एनाटॉमिकल रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने डिस्कस किया था अपना, जब मैं आपको रीजनल एनाटॉमी पढ़ा रही थी उस लेक्चर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी को बेसिकली 3 मेन एनाटॉमिकल रीजन में डिवाइड किया। 3 मेन एनाटॉमिकल रीजन्स हैं। कौन कौन से हैं? हेड एंड नेक, दूसरा कौन सा है? ट्रंक, और तीसरा कौन सा है? लिम्स। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 3। बी ऑप्शन को हम बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है 4, और सी भी क्रॉस और डी भी क्रॉस। तो हम किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ मूव करेंगे। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 3 एनाटॉमिकल रीजन जो होते हैं उसमें हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास, ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो आप लोगों को याद भी होगा कि जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कंफ्यूज नहीं होना, आपने अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सी चीज़ों को पूछा हुआ है। अगर ट्रंक का पूछा हुआ है तो ट्रंक का करोगे, अगर अपर लिम्स का पूछा हुआ है तो अपर लिम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन आया हुआ है ट्रंक से रेलेवेंट। ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो ट्रंक जो है हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5, 2, 6 या फिर 3? जी, ऑप्शन डी जिसमें 3 लिखा हुआ है इज योर राइट आंसर, क्योंकि ट्रंक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स। कौन कौन से पार्ट्स थे? अपर पार्ट था, एक ऊपर वाला हिस्सा था जिसको हमने थोरैक्स कह दिया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारा चेस्ट होता है। जो मिडल पार्ट है उसको हमने कहा था एब्डोमेन, और जो थर्ड था वो था हमारा लोअर पार्ट जिसको हमने क्या नाम दे दिया था? पेल्विस का। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ट्रंक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट इज अपर लिम्स आर आल्सो नोन एज। अपर लिम्स को हमने क्या क्या मतलब नाम दे देते हैं, या यू कैन से कि अपर लिम्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए 4 लिम्स, ऑप्शन बी अपर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी हाइंड लिम्स। तो स्टूडेंट्स हाइंड लिम्स का तो कोई तुकी नहीं बनती, क्योंकि हाइंड लिम्स तो हमारे पास जो है वो क्या थे? लोअर लिम्स थे ना। तो वो ये पूछ रहा है कि अपर लिम्स को हम और क्या क्या कह देते हैं? तो अपर लिम्स को हम 4 लिम्स भी कह देते हैं, अपर लिम्स को हम अपर एक्सट्रीमिटीज भी कह देते हैं, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर वाले एरिया में होते हैं। तो अपर लिम्स आर आल्सो नोन एज 4 लिम्स एज वेल एज अपर एक्सट्रीमिटीज। सो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी दैट कैन बी एग्जामाइंड विद नेकेड आई। कौन सी ब्रांच है एनाटॉमी की जो डील करती है
उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी के साथ जो आम आँख से नज़र आ सकते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने ये थोड़ा सा देख लिया था कि वो हमारे पास कौन सी वाली है, वो है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, वो वाली ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स को जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, वो ब्रांच होती है ग्रॉस एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, आम आँख से वो नहीं नज़र आते। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ फीटस है, पैथोलॉजी इफेक्ट ऑफ डिजीज़ है ऑन द स्ट्रक्चर एंड यू कैन से फंक्शन ऑफ द टिश्यू और एन ऑर्गन। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ग्रॉस एनाटॉमी विल बी योर राइट आंसर। That gross anatomy is the branch of anatomy that deals with the study of those structures of body that can be examined with naked eye. Option A will be the right answer. Next है हमारे पास study of anatomy of specific system of body। अगर हम anatomy पढ़ रहे हैं specific system की body के, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड ऑप्शन डी सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें अच्छे से पता है कि अगर हम एनाटॉमी को स्पेसिफाई करते हैं कि इस एनाटॉमी की ब्रांच में हम यू कैन से कि इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसी स्पेसिफिक रीजन को पढ़ेंगे, तो फिर हम उनका नाम बदल देते हैं। अगर हम, जैसे हमने कहा था कि अगर हम एनाटॉमी पढ़े जस्ट ह्यूमन की, तो अब वो खाली एनाटॉमी नहीं होगी, अब वो ह्यूमन एनाटॉमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम केस है। तो हम जब किसी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसको हम जो है वो क्या कह देंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी। क्या कह देंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी भी नहीं कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं कहेंगे और डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी सिस्टेमिक एनाटॉमी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 12th MCQs। Dash is the study of structure of human body by various imaging techniques। वो कहते हैं कि कौन सा मतलब ब्रांच होती है एनाटॉमी की जिसके अंदर हम डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करके बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद है कि इमेजिंग टेक्निक्स में मैंने आपको बताया था कि हम जो एनर्जी है वो बॉडी में से पास ऑन करते हैं, वो जो है वो फिर बॉडी के टिश्यूज़ जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक इमेज सा बना देते हैं, और वो इमेज हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़लाँ स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डैमेज हुआ हुआ है या फ़लाँ स्ट्रक्चर जो है वो कहीं से इफेक्टेड है, ख़राब हुआ हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पर फिर हमने कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ ली थी, जैसे सीटी स्कैन की, एमआरआई की हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन है वो ये कि वो कौन सी ब्रांच है जिससे हम स्टडी करते हैं इमेजिंग टेक्निक्स के ज़रिए से। तो ऑप्शन ए सरफेस एनाटॉमी, नो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। बी हिस्टोलॉजी, नो इट्स आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी सर्जिकल एनाटॉमी, नो सर्जिकल एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ यू कैन से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और प्रैक्टिकली हम जो सर्जन्स जिस नॉलेज को यूज़ करते हुए काम कर रहे होते हैं जिनके लिए वो यूज़फुल होता है, वो था सर्जिकल एनाटॉमी कि जिसमें सर्जरी का सारा वर्क हो रहा था। यहाँ पर तो वो बात कर रहा है इमेजिंग टेक्निक्स की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, इट इज़ योर राइट आंसर। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी विल बी योर राइट आंसर। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी को बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। Radiographic anatomy। Next is 13th MCQ is dash is the study of tissue with the help of microscope। Very easy MCQ कि कौन सी ब्रांच होती है एनाटॉमी की, यू कैन से कि कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें हम स्टडी करेंगे टिश्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास है ऑप्शन ए ग्रॉस एनाटॉमी, नो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। माइक्रोस्कोप इज़ नॉट यूज्ड इन ग्रॉस एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, नो इट्स आल्सो अ रॉन्ग चॉइस। सी डेवलपमेंटल एनाटॉमी, नो। डी हिस्टोलॉजी, यस हिस्टोलॉजी इज़ द राइट आंसर बिकॉज हिस्टोलॉजी में ही हम टिश्यू को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज
व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स, अपर लिम्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले हमने थोड़ा सा इनका क्वांटिटेटिव देख लिया था कि कितने कितने पार्ट्स होते हैं, अब थोड़ा सा हम क्वालिटेटिव देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास आर्म, फोर आर्म और हेड। ऑप्शन बी है हमारे पास थाई, लेग, फुट। ऑप्शन सी है थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा फोकस करें कि ऑप्शन बी, अभी ए को रहने देते हैं, बी ऑप्शन है थाई, लेग और फुट। तो स्टूडेंट्स ये हमने कहाँ डिस्कस किए थे, ये वाली टर्मिनोलॉजीज हमने कहाँ पर डिस्कस की थी, थाई, लेग और फुट वाली, ये हमने लोअर लिम्स की डिस्कस की थी। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन नहीं है, ये तो लोअर लिम्स के पार्ट दिए हुए हैं। ऑप्शन सी जो है थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। और अभी हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है कि थोरैक्स, एब्डोमेन और जो पेल्विस है वो पार्ट्स होते हैं किसके, ट्रंक के। तो अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि और स्टेटमेंट में हमारे पास आर्म, फोर आर्म और हैंड मौजूद हो और हम जो है ना वो नन ऑफ दीज को टिक कर दें। यस, करेक्ट ऑप्शन इज आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स। तो ये जो है ना हमारे पार्ट्स होते हैं अपर लिम्स के, ये हमारे पार्ट्स होते हैं अपर लिम्स के। ऑप्शन ए विल बी योर राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास आर्म, फोर आर्म, हैंड। बी ऑप्शन थाई, लेग, फुट। सी ऑप्शन थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस एंड डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अच्छा, बोथ ए एंड बी में अगर आर्म, फोर आर्म और हैंड और थाई, लेग और फुट, क्या ये दोनों होंगे? नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चंस में आपने ये भी फोकस करना है, कुछ क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका स्टेटमेंट से बिल्कुल ही कोई कंसर्न नहीं होता, तो आपने उसके बारे में सोच कर बिल्कुल भी टाइम जो है ना अपना वेस्ट नहीं करना। आपने बहुत स्मार्टली सोचना है कि बोथ एंड भी तो हरगिज नहीं हो सकते। क्या आर्म, फोर आर्म, हैंड और थाई, लेग, फुट एक ही लिम्ब के पार्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी तो सीरियसली गलत है। ऑप्शन सी थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे, हमारी ग्रिप होगी तो हमें पता होगा कि ये भी लोअर लिम्ब के पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर है हमारे पास थाई, लेग, फुट। यस, दिस इज द राइट आंसर। थाई, लेग एंड फुट आर द पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स एंड थाई, लेग एंड फुट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर लोअर लिम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 16th एमसीक्यूज। 16th एमसीक्यूज में वो हमसे पूछ रहा है थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस आर द पार्ट्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है लिम्स। तो लिम्स में हमने पढ़ा हुआ था कि अपर लिम्स होते हैं और लोअर लिम्स होते हैं। अपर लिम्स का भी हमने अभी अभी स्टडी किया है कि अपर लिम्स के अंदर जो है वो हमारे पास आर्म, फोर आर्म और हैंड्स आ जाते हैं और लोअर लिम्स के पास हमारे पास थाई, लेग और फुट आ जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन सिरे से नहीं है। अच्छा, फिर है बी हार्ट। तो स्टूडेंट्स हार्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि हार्ट के अंदर तो दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर इस तरह से हमें पता है कि राइट एट्रिया हमने उसको फर्दर कहा लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका भी थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन सी लीवर है। तो लीवर में भी कहीं हमने डिस्कस नहीं किया थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। तो थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस हमने कहाँ स्टडी किया है? यस, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस हमने स्टडी किया है ट्रंक के अंदर। तो ऑप्शन डी ट्रंक विल बी योर राइट आंसर, जिसमें थ्री पार्ट्स को, ट्रंक को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन और रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक एमसीक्यू में मैंने स्पेसिफिक सिस्टम डाला था और एक एमसीक्यू में मैंने स्पेसिफिक पोर्शन या रीजन का आपका ऐड किया है। तो जिसमें हम स्पेसिफिक यानी पूरी ओवरऑल बॉडी को नहीं, बॉडी के स्पेसिफिक एरिया को, स्पेसिफिक पोर्शन को या रीजन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो उस को हम क्या कहते हैं? रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, या फिर टोपोग्राफिकल एनाटॉमी कहते हैं, या सरफेस एनाटॉमी कहते हैं, या डेल्टा ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। तो स्टूडेंट्स जिस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे होते हैं, बेसिकली ये तो अप्रोच है ना ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी करने की। रीजनल एनाटॉमी, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी या फिर सिस्टेमिक एनाटॉमी या सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो ये अप्रोचेस थी हमने जिसमें ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी किया था। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं रीजनल या टोपोग्राफिक, तो ये अलग अलग ऑप्शन तो हैं ही नहीं। अगर हमको प्रीवियस स्लाइड्स याद हो तो हमें पता है
कि रीजनल एनाटॉमी को ही टोपोग्राफिकल एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक पोर्शन या रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्या सरफेस एनाटॉमी इज द राइट आंसर? नो, सरफेस एनाटॉमी में भी हम जो है स्पेसिफिक पोर्शन या रीजन को वो नहीं कर देते कि हम बस इसी का पढ़ेंगे। तो ऑप्शन वो सरफेस एनाटॉमी इज समथिंग एल्स, कुछ और है। तो जो रीजनल एनाटॉमी और टोपोग्राफिकल एनाटॉमी बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। तो यस, ऑप्शन डी जिसमें हमें ये लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों ठीक ऑप्शंस हैं, उसको हम सही करेंगे क्योंकि यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हिस्टोलॉजी इज आल्सो नोन एज। जी, हिस्टोलॉजी बहुत सिंपल सा एमसीक्यू कि हिस्टोलॉजी को हम और क्या कह देते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कह देते हैं? नहीं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी तो ग्रॉस एनाटॉमी को कहते हैं। तो अच्छा, ऑप्शन सी देखिए, ग्रॉस एनाटॉमी दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी होकर सोचेंगे तो हम कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी तो एक ही बात है, मतलब ऑप्शन ए और सी ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एमसीक्यू एक जैसे तो नहीं दे सकते ना चॉइस में। अच्छा, फिर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी, तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि एम्ब्रियोलॉजी में तो हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं एम्ब्रियो की। तो पीछे क्या बच गया? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में हम हिस्टोलॉजी को हम जो है वो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कह देते होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज इम्पॉर्टेंट टू। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो फिजियोलॉजी भी आई हुई है, पैथोलॉजी आई हुई है, पेशेंट को एग्जामाइन करना आया हुआ है, तो ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी में कहाँ से आ गई? तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर जो है हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल हार्ट है, फॉर एग्जांपल लंग्स है, अगर हमको इनका बेसिक स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम इनका फंक्शन जो है वो क्या बता सकते हैं? क्योंकि आप जहाँ पे हमने 9th 10th बायो में अपना फंक्शन पढ़ा है, स्टमक का फंक्शन पढ़ा हो या हार्ट का फंक्शन पढ़ा हो, तो यानी फंक्शन मतलब फिजियोलॉजी हमने पढ़ी हो, तो क्या हम उनका स्ट्रक्चर पढ़े बगैर इसको पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। हमारा जो अगला काम होता है वो ये होता है कि हम कहते हैं, अच्छा जैसे क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन हार्ट इज यूज फॉर पंपिंग द ब्लड, कि ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने के लिए यूज होता है। तो अगली ही लाइन्स हम पढ़े होते हैं कि हार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ 4 chambers, 2 upper chambers, 2 lower chambers, upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricles। तो ये हम क्या स्टडी करें? बेसिकली स्ट्रक्चर स्टडी करें। तो जब तक हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, मतलब एनाटॉमी का पता नहीं होगा, हम उसका फंक्शन भी नहीं बता पाएंगे, यानी फिजियोलॉजी की तरफ भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज ऑफ एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? फिजियोलॉजी, यानी फंक्शन को स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर का हमें एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी का मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजीज़ का अगर हम असर देखें उसके ऑर्गन की फंक्शन पर या स्ट्रक्चर पर कोई असर जो हम देख रहे हैं कि फ़लाँ बीमारी हो गई है तो अब इसका जो लंग्स है वो अब सही तरह काम नहीं कर रहे, या फ़लाँ बीमारी हो गई है तो अब इसका जो हार्ट है वो सही तरह काम नहीं कर रहा। तो ये जो सही तरह काम नहीं कर रहा, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हमें ये पता चल रहा हो कि सही तरह काम कैसे कर रहा है, या इसका अगर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है तो हमें कैसे, अगर आपको ओरिजिनल शेप पता होगी तो आप उसके अंदर कोई डिफेक्ट ढूंढ पाओगे ना। तो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। अगर आपको एनाटॉमी का नॉलेज नहीं है सपोज, और फिर अब वो चीज़ ख़राब हो गई है, तो क्या आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे कि ख़राबी हुई कहाँ है? ये वही बात है, जैसे आप एक कमरे में जाओ और वो कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक है, अब आप उसको जब आप वापस आ जाओ, जब आप दूसरी दफ़ा जाओ तो आपको लग रहा हो कि इस एरिया में या कमरे के इस पार्ट में कोई, आप कह लो कि पेंट गिर गया है तो ये गंदा हो गया है, तो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे ना जब आप पहले साफ़ सुथरा कमरा देख के जाओगे कि गंदगी आई कहाँ है, कौन से पार्ट में आई है। तो इसी तरीके से जब हम सही स्ट्रक्चर देखेंगे ना, हार्ट का समझेंगे, सही तरह स्ट्रक्चर लंग्स का देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि अगर कोई यू कैन से कि डिफेक्ट आया है तो कौन से पार्ट में आया है। तो हम पैथोलॉजी को भी स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का हमें पता होगा तो ही हम जो है वो पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑप्शन सी है टू एग्जामाइन अ पेशेंट। तो हाँ, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का मुआयना करने के लिए। डेल्टा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज हमारा ठीक होगा। एनाटॉमी एक बहुत वास्ट टर्म है, बहुत वास्ट नॉलेज है।
जिसमें बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज मिलता है और प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस नॉलेज को। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज विल बी योर राइट आंसर। तो आज थोड़े से हमने डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के, जिसमें बेसिक सारा उसमें बेसिक था, बेसिक्स थी और डेफिनेशंस थी, ब्रांचेस थी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी। तो मैंने हर पार्ट को टच किया है, उसका जो वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं वो मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो होपफुली यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एमसीक्यूज़ का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग के लिए, चैप्टर को समराइज़ करने के लिए। तो प्लीज़ किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर पूछे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जहाँ से हमने थोड़ा स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।